डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको एक नया चैप्टर नरेशन अर्थात डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाने जा रहा हूँ। नरेशन और डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात नरेशन को ही डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। आइए हम लोग जानते हैं कि नरेशन किसे कहा जाता है या डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है। किसी कथन को उसी रूप में कह देना या उसको बदलकर किसी अन्य रूप में कह देना ही नरेशन है। अर्थात किसी बात को हूबहू उसी रूप में कह देना या उसको बदलकर अपने शब्दों में कहना ही नरेशन है। नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वक्तव्य अर्थात स्पीच। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। हम लोग अब बारी बारी से दोनों की परिभाषा, दोनों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। जब वक्ता के कथन को बिल्कुल उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अर्थात जब वक्ता के कथन को हूबहू अक्षरशः उन्हीं के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को अर्थात वक्ता के बात को इनवर्टेड कॉमा के भीतर रखा जाता है। नंबर 2, इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात इनडायरेक्ट नरेशन। जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। आपने शोले का एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग सुना होगा, अरे कालिया कितने आदमी थे रे। यहाँ जो है कोई भी व्यक्ति या कोई भी कलाकार जैसा शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने कहा था हूबहू उन्हीं के शब्दों में नकल करते हैं। जब हम किन्हीं के बातों की नकल करते हैं अर्थात उनकी बातों को हम हूबहू उन्हीं के शब्दों में कह देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच में कहा जाता है। हम छात्र लोग चाहे कोचिंग हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, किसी न किसी अध्यापक का, किसी न किसी टीचर का नकल करते ही हैं। जब हम किसी टीचर का नकल करके हूबहू उन्हीं के शब्दों में कहते हैं तो कहा जाता है कि यह सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। और जब उनकी बातों को अपने शब्दों में बदल कर कहा जाता है तो कहा जाता है कि यह सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है। नरेशन से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द, इन शब्दों को आप हर हालत में याद कर ही लें ताकि जिससे कि जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो इन शब्दों का आपको बार बार सामना करना पड़ेगा। आपको आगे समझने में कहीं किसी प्रकार की कठिनाइयां न हो, किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसीलिए आप इन पारिभाषिक शब्दों को याद कर ही लें। नंबर 1, रिपोर्टिंग स्पीच। इसको रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहा जाता है या इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी कहा जाता है। नंबर 2, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जाता है या रिपोर्टर भी कहा जाता है। नंबर 3, रिपोर्टिंग वर्ब। इसे इंट्रोडक्टरी वर्ब कहा जाता है या इंट्रोड्यूसिंग वर्ब कहा जाता है या वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। नंबर 4, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा नाम ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच भी होता है। नंबर 5, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का एक दूसरा नाम रिपोर्टेड क्लॉज भी होता है। नंबर 6, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर कुछ पारिभाषिक शब्दों को देखा है। उन्हीं पारिभाषिक शब्दों को अर्थात उपर्युक्त पारिभाषिक शब्दों को नीचे दी गई सारणी से आसानी से समझा जा सकता है।
एक सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी शी इज इन लव विद मनी। इस पूरे सेंटेंस में ही सेड टू मी को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है और शी इज इन लव विद मनी को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल व्यक्त करता है, जिससे व्यक्त होता है रिपोर्ट करता हुआ, यानी प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। और रिपोर्टेड पास्ट पार्टिसिपल को व्यक्त करता है, इससे बोध होता है रिपोर्ट किया हुआ, इससे पास्ट टाइम का बोध होता है। पास्ट टाइम में हम कहते हैं रिपोर्ट किया गया, रिपोर्ट हो चुका, रिपोर्ट किया हुआ। अब हम जाने रिपोर्टिंग स्पीच में हर एक शब्द को क्या कहा जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो ही होता है उसे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का यह सब्जेक्ट होता है। सेड को रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, क्योंकि यह रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है। और मी को रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि मी रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। अब हम इसी सेंटेंस का दूसरा भाग रिपोर्टेड स्पीच में देखें, इज को क्या कहते हैं। इज को हम रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कहते हैं, अर्थात इसे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय यह जानना जरूरी है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय यह जानना जरूरी है कि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर किस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। इनवर्टेड कॉमास के भीतर के सेंटेंस को पहचाने बिना इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना संभव नहीं है। अतः सेंटेंस के भेद को जानना आवश्यक है। अतः सेंटेंस के भेद को जानना जरूरी है। अतः सेंटेंस के प्रकार को जानना अति आवश्यक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य को 5 भेदों में बांटा गया है, अर्थात वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव, जिसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं या स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य को हिंदी में कथनात्मक कहा जाता है, कथनात्मक वाक्य कहा जाता है। दूसरा सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव। दूसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन। इसे हिंदी में प्रश्नवाचक कहा जाता है। तीसरे प्रकार का सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव, या इसे कमांड भी कहा जाता है या इसे ऑर्डर भी कहा जाता है। हिंदी में इस प्रकार के वाक्य को आज्ञा सूचक कहा जाता है। चौथे प्रकार का सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव। इसको हिंदी में इच्छा बोधक या कामना सूचक वाक्य कहा जाता है। पांचवें प्रकार का वाक्य होता है, पांचवें प्रकार का सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी। इसको हिंदी में विस्मयाधिबोधक या आश्चर्य सूचक वाक्य कहा जाता है। वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है, यानी यदि हम एक ही बार में इसे बोलें तो कहा जाएगा, यदि हम पूरे लाइन को, पूरी पंक्ति को एक ही सांस में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। कुछ नियम ऐसे हैं जो सब तरह के वाक्यों में लागू होते हैं, अर्थात हर तरह के वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। ये जनरल रूल्स कहलाते हैं। इन्हें सामान्य नियम कहा जाता है। इनकी संख्या 5 है, अर्थात जनरल रूल्स की संख्या 5 होती है। नंबर 1, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच प्रयुक्त कॉमा तथा रिपोर्टेड स्पीच के दोनों और प्रयुक्त इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच कॉमा का प्रयोग किया गया हो तो उस कॉमा को हटा दिया जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच के दोनों तरफ जिस इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है उसको भी हटा दिया जाता है। यह डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का पहला
जनरल रूल है। दूसरा जनरल रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाक्य होता है वह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। तीसरा जनरल रूल, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य होता है उसके प्रोनाउन भी आवश्यकता अनुसार बदलते हैं। नोट अर्थात द्रष्टव्य, ध्यान देने योग्य बातें, यह ध्यान रखिए कि प्रोनाउन का केवल पर्सन बदलता है, नंबर या केस नहीं। इसके लिए आगे दिए गए सारणी को अवश्य ही याद कर लें। यहां मैंने पर्सनल प्रोनाउन का पूरा चार्ट दिया है, इसको खूब अच्छी तरह आप याद कर लें। इसी सारणी को मैंने आगे 3 टुकड़ा में फर्स्ट पर्सन का अलग, सेकंड पर्सन का अलग और थर्ड पर्सन का अलग देकर समझाया है। यह सारणी आपको नरेशन में प्रोनाउन को बदलने में बहुत काम देगा। यहां मैं 3 टुकड़ा में सारणी को दे रहा हूं। केस है यहां नॉमिनेटिव केस जिसे सब्जेक्ट भी कहा जाता है। पजेसिव केस में 2 होता है, एक पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद होता है रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन और उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव केस जिसे ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पर्सन है फर्स्ट पर्सन, उसके बाद अगले में आप देखिएगा सेकंड पर्सन होगा, फिर अगले सारणी में थर्ड पर्सन होगा। नंबर यहाँ दिया हुआ है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में नॉमिनेटिव केस में होता है आई, पजेसिव ऑब्जेक्टिव होता है माई, पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, ऑब्जेक्टिव केस में होता है मी। फर्स्ट ही पर्सन में प्लूरल में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है वी, पजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, पजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स, रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन होता है आवर सेल्व्स और ऑब्जेक्टिव केस में होता है अस। इसी प्रकार सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू का योर होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होता है और ऑब्जेक्टिव केस में यू होता है। सेकंड पर्सन में प्लूरल नंबर में यू सब्जेक्ट होता है अर्थात नॉमिनेटिव केस में होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन योर सेल्फ होता है और ऑब्जेक्टिव केस में यू का यू ही होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही नॉमिनेटिव केस में होता है, उसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, पजेसिव प्रोनाउन हिज होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है और ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम होता है। सी नॉमिनेटिव केस में होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, पजेसिव प्रोनाउन हर्ज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन हर सेल्फ होता है और ऑब्जेक्टिव केस में हर होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में इट नॉमिनेटिव केस में होता है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव होता है और किसी किताब में आप पजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं देखेंगे, लेकिन लोग धड़ल्ले से इसका पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग करते हैं और इट का इट्स होता है पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इट का इट सेल्फ होता है और इसका ऑब्जेक्ट के रूप में इट के रूप में प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन में ही प्लूरल नंबर में देखें, नॉमिनेटिव केस में दे होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, पजेसिव प्रोनाउन दे का देयर्ज होता है, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्व्स होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस में देम होता है। जब हम नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय प्रोनाउन को बदलते हैं तो एक सन फार्मूला बहुत ही उपयोगी होता है। रिपोर्टेड स्पीच का अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का थर्ड पर्सन
में कोई चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज होता है। अभी मैंने बताया रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसी को शब्दों में कैसे लिखेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसी को शब्दों में लिखेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, अर्थात नो चेंज। इसी को शब्दों में लिखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेशन नहीं होता है। हम लोग नरेशन बनाते समय डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, जब हम लोग नरेशन में वाक्यों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं और हमें प्रोनाउन को बदलना पड़ता है, तो हम लोग बहुत परेशानी में फंस जाते हैं। मैंने देखा है कि कई बच्चों को तो बहुत दिक्कत हो जाती है, वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ बहुत ही आसान तरीका से प्रोनाउन को बदलने का तरीका बताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस तरीका से प्रोनाउन को बदलना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग गांव में कोई खेल खेलते हैं या शहर में कोई खेल खेलते हैं, तो हम अकेले नहीं खेल सकते हैं, हमें कई खिलाड़ियों की जरूरत होती है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों से हम कोई खेल खेलते हैं, यानी 2 टीम मिलकर 22 खिलाड़ी हो जाता है, और 22 खिलाड़ी मिलकर हम कोई खेल खेलते हैं। इसी तरह फुटबॉल में भी हम 22 खिलाड़ी मिलकर कोई खेल खेलते हैं। जब कबड्डी खेलते हैं तो इसमें खिलाड़ियों की कोई सीमा नहीं होती है। गांव घर में जब लड़कियां कित-कित खेलती हैं तो इसमें भी खिलाड़ियों की कोई सीमा नहीं होती है। गांव घर में लोग चिक्का खेलते हैं और बहुत सारा खेल खेलते हैं। तो जब हम प्रोनाउन को बदलते हैं नरेशन में, तो आइए यहां भी हम एक खेल खेलते हैं। इसमें 40 खिलाड़ी हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव केस के नीचे या पजेसिव एडजेक्टिव के नीचे या पजेसिव प्रोनाउन के नीचे या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नीचे या ऑब्जेक्टिव केस के नीचे 8 खिलाड़ी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और दाएं तरफ जाएंगे तो 5 खिलाड़ी हैं। 1 2 3 4 5। 8 को यदि 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को यदि 5 से आप गुना करेंगे, तो 8 पंचे 40 हो जाता है। 8 5 जा 40 होता है। यानी यहाँ खिलाड़ियों की संख्या 40 है, यानी खिलाड़ियों की संख्या यहाँ 40 है। 40 खिलाड़ी मिलकर एक खेल खेलते हैं। ये 40 खिलाड़ी जब यह खेल खेलते हैं तो यहाँ कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें ये होती हैं कि लाल कलर में जो है, लाल कलर से ही बात कर सकता है, अर्थात सिंगुलर नंबर में जो है प्रोनाउन, वो सिंगुलर प्रोनाउन से ही बात कर सकता है। और ग्रीन कलर में जो प्रोनाउन है, अर्थात प्लूरल में जो प्रोनाउन है, प्लूरल नंबर के खिलाड़ी से ही बात कर सकता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें, यानी सिंगुलर नंबर का खिलाड़ी सिंगुलर से ही बात करेगा और प्लूरल नंबर का खिलाड़ी प्लूरल से ही बात करेगा। और यहाँ हम लोगों ने प्रोनाउन को बदलते समय नियम पढ़ा है कि प्रोनाउन को बदलते समय केस नहीं बदलता है और नंबर नहीं बदलता है। इसीलिए जिस नंबर में प्रोनाउन है उसी नंबर के खिलाड़ी से बात करेगा, और यहाँ सिर्फ पर्सन बदलता है। तो आइए हम इस खेल को खेलते हैं। जैसे देखिए, आई प्रोनाउन को बदलना है। यदि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय यदि हम आई को बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? यदि हम इसको हर्ज के अनुसार बदलेंगे, जैसे आई सिंगुलर में है तो देखिए यहाँ हर्ज भी सिंगुलर में है, मैंने लाल कलर से सिंगुलर को लिखा है। तो देखिए यहाँ आई को हर्ज कहेगी मेरे सामने आ जाओ, तो आई फट से इस सीढ़ी पर चढ़ेगा। इस सीढ़ी को आप ध्यान रखें, मैं हर घर में, हर कॉलम में, हर स्तंभ में एक सीढ़ी बनाऊंगा। अब देखिए, आई प्रोनाउन को हम बदलना चाहते हैं किसके अनुसार? हर के अनुसार। तो आई कैसे बदलेगा? तो इस बात को समझें।
इस पूरे टेबल में देखिए यहां कितने कॉलम हैं, अर्थात कितने स्तंभ हैं। 1 2 3 4 5, 5 स्तंभ हैं, 5 कॉलम हैं। अर्थात हम चाहें तो हर एक कॉलम में एक एक सीढ़ी बना सकते हैं, यानी 5 बार हम सीढ़ी बना सकते हैं। और एक कॉलम का, एक स्तंभ का प्रोनाउन सिर्फ अपने कॉलम में ही, अपने स्तंभ पर ही सीढ़ी के डंटा पर या तो ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा, वह दूसरे कॉलम में नहीं जाएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि एक स्तंभ का प्रोनाउन उसी स्तंभ में रहेगा, उसी कॉलम में रहेगा, दूसरे कॉलम में नहीं जाएगा। और इस स्तंभ का प्रोनाउन इसी कॉलम में रहेगा, दूसरे कॉलम में नहीं जाएगा। और इस स्तंभ का प्रोनाउन, इस कॉलम का प्रोनाउन इसी कॉलम में रहेगा, दूसरे कॉलम में नहीं जाएगा। और इस स्तंभ का प्रोनाउन इसी कॉलम में रहेगा, या तो ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा। और इस स्तंभ का प्रोनाउन इसी स्तंभ में रहेगा, दूसरे स्तंभ में या दूसरे कॉलम में नहीं जाएगा। आइए इस बात को हम समझते हैं। मैंने देखिए यहां सीढ़ी बना दिया है, यानी इस स्तंभ का प्रोनाउन इसी सीढ़ी पर ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा। अब कैसे ऊपर चढ़ेगा, कैसे नीचे उतरेगा, इस बात को हम देखें। और इस बात का भी ध्यान रखें, सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन सिर्फ सिंगुलर नंबर के खिलाड़ी से बात करेगा, प्लूरल नंबर के खिलाड़ी से बात नहीं करेगा। जैसे देखिए आई को कहेगा बदलने के लिए, तो इसको प्लूरल का खिलाड़ी योर नहीं कहेगा बदलने के लिए, इसको सिंगुलर का खिलाड़ी यह योर कहेगा मेरे अनुसार बदलो या मेरे सामने आ जाओ। तो आई क्या करेगा, अब सीढ़ी पर नीचे उतरेगा और यू में बदल जाएगा। यदि आई को हिज कहेगा मेरे अनुसार बदलो, तो आई क्या करेगा, सीढ़ी पर उतरकर नीचे उतरेगा और ही में बदल जाएगा। यदि आई को कहेगा हिमसेल्फ मेरे अनुसार बदलो, तो आई क्या करेगा, सिर्फ सीढ़ी पर उतरेगा और हिमसेल्फ के सामने ही में बदल जाएगा। यदि आई को हर कहेगी मेरे अनुसार बदलो, तो आई क्या करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, सिर्फ सीढ़ी पर नीचे उतरेगा और हर के सामने सी में बदल जाएगा। यदि आई को कहेगा योर सेल्फ मेरे अनुसार बदलो, तो आई क्या करेगा, सीढ़ी पर सिर्फ नीचे उतरेगा और योर सेल्फ के सामने यू के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। यदि आई को कहेगा हिज मेरे अनुसार बदलो, तो आई क्या करेगा, सीढ़ी पर ऊपर या नीचे चढ़ेगा, यानी आई जो है सीढ़ी पर नीचे उतरेगा और हिज के सामने ही के डंडा पर खड़ा हो जाएगा और आई ही में बदल जाएगा। इसी प्रकार यदि माई को कहेगा सी ए मेरे अनुसार बदलो, तो माई क्या करेगा, सीढ़ी पर नीचे उतरेगा और सी के सामने हर के डंडा पर आके खड़ा हो जाएगा, अर्थात माई बदल जाएगा हर में। फिर यदि योर को हर कहेगा ए मेरे अनुसार बदलो, तो योर क्या करेगा, इसी सीढ़ी पर नीचे उतरेगा और हर के सामने हर में बदल जाएगा। यदि योर को कहेगा मी मेरे अनुसार बदलो, तो यू क्या करेगा, अपने सीढ़ी पर ऊपर चढ़ेगा और मी के सामने माई के डंडा पर जाकर रुक जाएगा, यानी योर माई में बदल जाएगा मी के अनुसार। अब देखिए माइन को कहेगा ही मेरे अनुसार बदलो, तो माइन क्या करेगा, सीढ़ी पर नीचे उतरेगा और ही के सामने हिज के डंडा पर आकर रुक जाएगा, यानी माइन बदल जाएगा हिज में। यदि माइन को कहेगा सी मेरे अनुसार बदलो, तो माइन क्या करेगा, सीढ़ी के डंडा पर नीचे उतरेगा और सी के सामने हर के डंडा पर आकर खड़ा हो जाएगा, यानी माइन बदल जाएगा हर्ज में। अब देखिए माई सेल्फ को यदि बदलना हो और इसको कहेगा यू मेरे अनुसार बदलो, तो माई सेल्फ सीढ़ी के डंडा पर नीचे उतरेगा और यू के सामने योर सेल्फ के डंडा पर आकर खड़ा हो जाएगा। यदि माई सेल्फ को सी कहेगा मेरे अनुसार बदलो, तो माई सेल्फ सिर्फ सीढ़ी के डंडा पर नीचे उतरेगा और सी के सामने हर सेल्फ के डंडा पर आकर खड़ा हो जाएगा, अर्थात माई सेल्फ हर सेल्फ में बदल जाएगा। अब देखिए मी को कहेगा यू मेरे अनुसार बदलो, तो मी क्या करेगा, सीढ़ी के डंडा पर नीचे उतरेगा और यू के सामने यू के डंडा पर आकर खड़ा हो जाएगा, अर्थात मी यू में बदल जाएगा। यदि मी को ही कहेगा मेरे सामने आ जाओ या मेरे अनुसार बदलो, तो मी क्या करेगा, सीढ़ी के डंडा पर नीचे उतरेगा और ही के सामने हिम के डंडा पर आकर खड़ा हो जाएगा, अर्थात मी हिम में बदल जाएगा। यदि मी को कहेगा सी मेरे अनुसार बदलो, तो मी क्या करेगा, सीढ़ी के डंडा पर नीचे उतरेगा और सी के सामने हर के डंडा पर आकर खड़ा हो जाएगा, यानी मी
हर के रूप में बदल जाएगा। आप लोगों ने मुझे लगता है खूब अच्छी तरह समझ लिया होगा कि कोई भी प्रोनाउन सिर्फ सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है, यानी सीढ़ी से वो बाहर नहीं जाता है, यानी एक ही स्तंभ में रहता है, एक ही कॉलम में रहता है और सिंगुलर सिंगुलर में ही बदलता है। अब हम प्लूरल को भी बदलना सीखें। वी से कोई सिंगुलर खिलाड़ी माई बात नहीं कर सकता है या हर नहीं बात कर सकता है। वी प्लूरल में है तो इससे कोई प्लूरल का खिलाड़ी ही बात कर सकता है। इसको कहेगा यू, मेरे अनुसार बदलो, तो यू के सामने सीढ़ी पर वी नीचे उतर जाएगा और यू में बदल जाएगा। यदि वी को योर सेल्फ कहेगा कि मेरे अनुसार बदलो, तो वी क्या करेगा, सीढ़ी पर नीचे उतरेगा और योर सेल्फ के सामने यू के डंडा पर आकर खड़ा हो जाएगा, अर्थात वी यू में बदल जाएगा। अब यदि वी को देयर्स कहेगा मेरे अनुसार बदलो, तो वी क्या करेगा, सीढ़ी के डंडा पर नीचे उतरेगा और देयर्स के सामने दे के डंडा पर आकर खड़ा हो जाएगा, अर्थात वी दे में बदल जाएगा। यदि वी को देम कहेगा मेरे अनुसार बदलो, तो वी क्या करेगा, सीढ़ी के डंडा पर नीचे उतरेगा और देम के सामने दे में बदल जाएगा। यदि योर को कहेगा देम मेरे अनुसार बदलो, तो योर क्या करेगा, सीढ़ी के डंडा पर नीचे उतरेगा और देयर में बदल जाएगा। छात्रों, विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय प्रोनाउन को कैसे बदला जाता है। इसमें आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की शंका अब नहीं होनी चाहिए, कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। यानी कोई भी प्रोनाउन जब बदलेगा तो वह उसी स्तंभ में रहेगा, उसी कॉलम में रहेगा, दूसरे कॉलम में नहीं जाएगा, भले ही वह किसी भी प्रोनाउन के अनुसार क्यों न बदले। और एक बात का आप और ध्यान रखिएगा कि यहां सिर्फ पर्सन बदलता है, नंबर और केस नहीं बदलता है। डियर स्टूडेंट्स, अब मेरी अगली भेंट अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।